इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में बरी कर दिए गए और कोई तवक्को के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हुआ। आम तौर पर जिस तरह के सियासी मुकदमात होते हैं उसी तरह का ये भी एक मुकदमा था, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको ये साबित करना था, सबूतों के साथ एविडेंस देनी थी कि वो कोई नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, कोई ऑफिशियल सीक्रेट पब्लिक किए गए हैं। वहाँ अगर अदालत के अंदर ये बताया जाए कि वो जो कागज़ लहराया था पता नहीं सफ़ेद कागज़ था या क्या था, तो फिर आपका केस धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरता है। तो 3 केस जिसमें इमरान को सज़ाएँ हुई थी, साइफ़र, इद्दत वाला और तोशा खाना, तीनों का अंजाम इससे मुख्तलिफ होने का कोई इम्कान नहीं है। तीनों का अंजाम यही होना है कि तीनों ने रद्दी की टोकरी में जाना है। आज जाएँ, चाहे साल बाद जाएँ या 6 महीने लगा के जाएँ, अंजाम यही होगा। इमरान खान क्या फ़ौरन बाहर आएंगे? अगर आप मेरे से पूछें एज ए जर्नलिस्ट, तो मुझे इसका फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उन्हें साल 6 महीने भी जेल में गुजारने पड़ेंगे। एक केस में निकलेंगे तो दूसरे में काबू आ जाएंगे। एक केस चल रहा है, गद्दारी वाला मामला चल रहा है, अभी केस तो नहीं शुरू हुआ। और बहुत बेहतर होगा कि हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी गुरेज करे उस तरफ जाते हुए। उससे नफ़रत फैलती है, पोलराइजेशन होती है। जिस चीज़ से नफ़रत फैले ना, उससे कोसों दूर भागना चाहिए। इन तीनों सज़ाओं के नतीजे में 8 फरवरी से पहले तीनों सज़ाएँ दी गई थी और ख्याल ये था कि इसको 30-32 साल की सज़ाएँ हो रही हैं, वोटर तो निकलेगा नहीं, डिमोरलाइज होगा। उसका उल्टा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग निकले, उन्होंने जाके वोट डाला। इसके बावजूद कि किसी के पास कोई प्लेट था, किसी के पास चिमटा का निशान था, किसी के पास जूते का निशान था, किसी के पास बैंगन का निशान था, बल्ले का निशान के ऊपर पाबंदी थी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख थी, इसके बावजूद पीटीआई के लोगों को वोट डाला। तो नतीजा ये निकलता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाले। ये सोचे कि हम अगर मैनेजमेंट करनी है, पोलिटिकल मैनेजमेंट भी, तो उस तरीके से करें कि ये लोग समझ लें। किसी ज़माने में आईजीआई बनवाई गई थी, तो आईजीआई के वक्त ज़माना और था, ना आपके पास टीवी चैनल थे, ना आपके पास सोशल मीडिया था। तो जो भी चीज़ बना के पेश की जाती थी वो बिक जाती थी। अब वो नहीं बिकती। वो जो बच्चे सोशल मीडिया पे सारा दिन ट्विटर, यूट्यूब और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं और ज़्यादा इक्विप्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके डिसीजन मेकिंग जो है उसको आप असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो आपको उससे बेहतर होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी जज के ऊपर असरअंदाज होकर कोई फ़ैसला ले लें और ये सोचें कि साइफ़र में तो इमरान को 10 साल की कैद होगी, बस कम हो गया। कम नहीं, उससे मुकेगा। आपको अपने आप को जदीद दौर के मुताबिक बनाना पड़ेगा। और ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के एक टूल्स हैं, जैसे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए थे। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस था, उसको इकामा पर डिस्क्वालीफाई कर दिया लास्ट टाइम। अब बाबा रहमते से बंदा पूछे कि अब वो इकामा वाला केस कहाँ गया? इकामा के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुई थी। तो ये वाले तरीक़ाकार से हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, जिससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। इंटरनली ना हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। बड़ी सियासी जमात पीटीआई है और पीटीआई को हमने पाबंदी लगा दी, बल्ले का निशान ले लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी कि तुम्हारे पोल्स ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप होल्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ऑप्शन मौजूद थी कि उसको अप होल्ड करने की बजाय कहता है कि ये इसमें टेक्निकल फ्लॉज हैं, ये खामी है आपके इलेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं वो अपने वोट के हक़ से महरूम हो जाए, तो आप इसकी दुरुस्तगी करिए और फिर वापस आइए, नहीं तो ये पाबंदी लग जाएगी और निशान बल्ले का आपसा छिन जाएगा। वो काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज जस्टिस अतर ननिल्ला वो बात बोल रहे हैं जो मैं कई दिनों से, कई हफ्तों से बोल रहा हूँ कि ये मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आप वोटर से उसका हक़ छीन रहे हैं, उसको डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आपको। तो ये काम पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेती तो उससे बचा जा सकता था। आज जजों की ऑब्जर्वेशन सुने, साथ ही दूसरा केस चल रहा है। ये तो साइफ़र का एक मामला था, साथ ही दूसरा केस चल रहा है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मखसूस नशिस्तें जो अगर वो पार्टी के तौर पर जीतती तो उसको मिलनी थी, वो उसकी बजाय नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MKM उसके अंदर बांट दी गई। ये क्या दुरुस्त फ़ैसला है? दोबारा गलत फ़ैसला है, क्योंकि हर वो चीज़ मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिससे पोलराइजेशन हो उससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ भी गुरेज करना चाहिए, जिस पार्टी की नशिस्तें हैं उसको देना चाहिए। किया क्या उन्होंने कहा पीटीआई का इलेक्शन सही नहीं था इसलिए बल्ले का निशान नहीं है, सुन्नी तहरीक में शामिल हो जाओ। आज एक जज साहब ने कहा कि आपको इनको बताना चाहिए था कि सुन्नी तहरीक में शामिल होना सही फ़ैसला है कि ये गलत फ़ैसला है। आज जज बोल रहे हैं सारे, लेकिन क्या ये आज से पहले नहीं बोला जा सकता था? मेरे सामने ये जजों के लिए भी एक सवाल है। 13 रुकनी आज बेंच बैठा है, वहाँ बैठ के ये वो बातें कर रहे हैं जो दुरुस्त बातें हैं, लेकिन ये बातें 8 फरवरी से पहले हो जाती तो कितना ही अच्छा होता। हम इस खलफशार से बच जाते जिसके अंदर आज है। जिस जमात को जितने वोट पड़े हैं उसी के हिस्से में वो आने चाहिए थे, किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आने चाहिए थे। मखसूस नशिस्तें भी प्रोपोर्शनल बेसिस पे जिसकी आती हैं उसी को मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो पीटीआई के तो बल्ले का निशान नहीं है इसलिए वो बाकी जमातों में बांटते, नहीं हो सकता। ये लोग कबूल नहीं करेंगे। लोग वोट देते हैं, वो ये पार्लियामान मुंतखब करते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर ही सिस्टम बनता है। उसको अगर हम कहीं से टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, सारा कुछ चलेगा नहीं आगे। आपको मैं वो जो आज जजेस के बयानात हैं वो सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि जो आज जजेस बात कर रहे हैं, अगर ये 8 फरवरी से पहले इनमें से कुछ एक ने ऐसी बातें की होती तो आज पाकिस्तान के हालात क्या होते। सबसे पहले आपको जस्टिस अतर ननिल्ला साहब का एक बयान है वो सुनाता हूँ। बयान नहीं है बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशन है जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ क्या कहा उन्होंने। SIC ने अप्लाई किया
अपने नाम से, अगर उनसे गलती भी हुई थी, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि उसको दुरुस्त कर लेते। इफ दे कैन रिकग्नाइज SIC एज अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट हियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैड कंटेस्टेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट वाज एंटाइटल्ड टू इट्स सीट्स। अगर ये बात हो जाए फिर तो आपका तो केस ही खत्म, यू आर नोबडी, These seats belongs to PTI, not to you. और ये ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन की। ये टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस आवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। That is the spirit of Article 17. Yes. The people should not have suffered. They should not have been disenfranchised. आवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, आवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तो ये पार्टी को अगर सपोर्ट करी तो ये कैंडिडेट उस पार्टी के थे, आपके नहीं थे। जस्टिस अतर और जस्टिस मंदोखेल दोनों की ऑब्जर्वेशन हैं जो अभी आपने सुनी, बड़े क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, हर एक को समझ आ जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हम इस चेक को उससे मिला के बढ़ेंगे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ जस्टिस मंसूर को मिला लें और भी आसान हो जाएगा काम। ECP ने है कि वही पॉलिटिकल पार्टी है जो 51 में जिसका जिक्र है, तो ECP आइडियली वुड हैव सेड सॉरी यू कैन नॉट जॉइन सुन्नी इत्तेहाद बिकॉज इट इज नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन, बट दे डिड नॉट डू दैट, दे अलाउड देम टू जॉइन। एक तो ECP ने मान लिया कि आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। ECP शुड हैव refused the application earlier of joining, so they had 3 days to join some other party. Those 3 days lapsed. 3 दिन गुजर गए, उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी अब आपको हम पॉलिटिकल पार्टी इसको तो रिजर्व सीट्स नहीं मिलते। तो आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि was there any option available with the candidates to say okay had you refused this to me earlier कि इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं ज्वाइन कर सकता तो फिर मैं किसी और के पास चला जाता, आपने तो मुझे ज्वाइन करवा दिया, अब मैं अपना हक लेने आया हूँ रिजर्व सीट्स का, तो आप कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। Would you say on this? And if suppose they want to, then for 3 दिन तो गुजर गए, तो फिर ऑप्शन दिया जाए कि go ahead, okay sorry we made a mistake now। अब इन जजों की ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद आपको कोई भाम नहीं रह जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, बहुत सादा सी ज़बान में उन्होंने बात समझाई है और आई होप कि हमें समझ आ जाए। तो हमने ये जो सिस्टम के अंदर एक एनॉमली क्रिएट की है, मैं खुद कह रहा हूँ कि इसको एनॉमली क्रिएट की है, बल्ले का निशान लेके पार्टी को रहने देते इंतखाबात के अंदर जिसकी जो सीटें थी आने देते, और फिर रिज़र्व सीटों की बंदरबांट करके इसको हमें किसी ना किसी तरीके से इस्लाह करनी है ताकि निज़ाम आगे चले। आबिद साहब, साइफ़र केस आपका रद्द-ए-अमल। देखिए जी, नदीम मलिक साहब तासर आम है लोगों में कि अदलिया में PTI के लिए नरम गोशा रखा जाता है, क्योंकि माजी में यही जज साहिबान थे, नवाज शरीफ की केसेस, इनकी बेल 1.5-2 साल तक लगती नहीं थी, हमारे पे मंशियात के केस डाले गए, हम अदालतों में रुलते थे। यही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उन्हीं अदालतों की सीटों पे बैठे थे जब मुस्लिम नून को रिलीफ नहीं मिलता था, वही कवानीन थे, वही आइन था, वही रियासती बशिंदे थे। नवाज शरीफ बेटी के लिए 2-2, 3-3 साल तो हमें अदालतों में सुना नहीं जाता था। ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है, मेरी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन सब की, तो ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद, ये हम तो इन्हीं में रहे। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की बेल नहीं सुनी जाती थी, क्या नवाज शरीफ गैर मुल्की बाशिंदा था, उनके लिए कवानीन नहीं बोलते थे, उनके लिए लॉ नहीं बोलता था, क्या वो कोई प्रेशर आता था कि भाई नवाज शरीफ का केस नहीं आपने लगाना? ये मलिक साहब, ये ठीक है आइन की और ऑब्जर्वेशन हम एहतराम करते हैं, लेकिन उस वक्त एहतराम कहाँ था जब नवाज शरीफ को नहीं सुना जाता था? क्या नून लीग के निशान नहीं छीने गए? क्या नून लीग की वो 2 साल की मेहनत आपसे छीनी नहीं गई? क्या उस वक्त ये चीज़ें आंखें बंद थी? क्या उस वक्त आइन सो रहा था? क्या उस वक्त अदालतें सो रही थी जब हमारे कायदीन को आप बगैर किसी केस के आपने एयरपोर्ट से अरेस्ट किया? नवाज शरीफ साहब खुद आए, मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ वो खुद आए यहाँ पर अपने केस, उनको एयरपोर्ट से आपने अरेस्ट कर लिया और पूरी फोर्स के साथ आपने अरेस्ट किया, फिर बाप को किसी और जहाज़ में भेज दिया, बेटी को किसी और जहाज़ में भेज दिया, और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मुल्क के यहाँ से पकड़ के आप लेकर जा रहे हैं। उस वक्त ये कवानीन कहाँ थे? मैं इन्हीं अदालतों में जाता था, ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, मैं इनकी चीज़ें सुनता था। जब नवाज शरीफ साहब की वो लेफ़्ट ओवर कर दिया करते थे, सुनते नहीं थे चीज़ें। कहने का बात यह है कि आइन
कानून जो अब आप कह रहे हैं उस वक्त कहाँ पे खड़े थे? आप ही के हाथ में कलम की जुम्बिश थी, आपने ठाड़ करके नवाज शरीफ को 1 सेकंड लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। किस बेस पर आपने किया? क्या मुझे आप कोई आइन की शक बता दें कि इस तरह बात ये है, ये एक डॉसियर होता है जिस पर एक मरासले लिखे जाते हैं मुल्कों के दरमियान। आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर आप उसको लहरा रहे हैं, और आप क्या इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो ऑडियो लीक जो आज़म खान की तो वो सुनी नहीं थी? क्या मैं वो बोल रहा था कि इसको एज ए धमकी आप इस्तेमाल करें? आप इसका मतलब है कि इमरान खान के लिए खुला मैदान है कि वो मुल्क तोड़े, वो मुल्क के खिलाफ बात बयानियाँ बना दे, जो मर्जी कर दे, आप उसको 7 खून माफ़ कर दें। फिर मलिक साहब अल्लाह के वास्ते जितने भी बेचारे मासूम जेलों में सड़ रहे हैं ना जी, उन सबको छोड़ दें। अच्छा, उनका किसी का कोई कसूर नहीं है। साइफर केस पे आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जी, उसमें सबसे बड़ी बात है, चूंकि कानून शहादत ये कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूफ। अगर मैं कहता हूँ कि इसने सीक्रेट लॉ की, सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कोई ऑफेंस किया है, कोई वायलेशन की है, या मैं किसी को कहता हूँ इसने चोरी की है, तो ही हु अलेज ही विल प्रूव, मुझे साबित करना है। ओनस ऑफ प्रूफ मेरे शोल्डर पे, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे शोल्डर पे। मैंने उसको बियॉन्ड दी शेडो ऑफ डाउट, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो उस केस को साबित करे। मैं समझता हूं कि जिस प्रोसिक्यूशन ने इस केस को कंटेस्ट किया उसको 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए कि जिस साइफर का केस बनाया है आपने अपनी एविडेंस में उसको प्रोड्यूस ही नहीं किया, वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसे आप मिसाल के तौर पर एक बंदे को गोलियां मार देते हैं, वो बड़ा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है, उसका डॉक्टर MLC बनाता है, और जब आप एविडेंस करवाते कि इसको ये इंजरी आई, वो मेडिकल एविडेंस आप कोर्ट में पेश ही नहीं करते, तो क्या जज ज़बानी कलामी उसको सजा दे देगा? सबसे बड़ा टेक्निकल ग्राउंड इसके अंदर ये था। और तीसरी बात ये था कि जिस तरीके से आपने ट्रायल किया, एक तरफ तो हम कहते हैं ना डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, दूसरी तरफ ये भी हम कहते हैं कि रश जस्टिस क्रश जस्टिस, और हरी जस्टिस बरी जस्टिस। आपने 342 के अंदर जब मुल्जम ये कहता है, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये कहता है कि उसको फेयर ट्रायल का मौका दे, अब वो एविडेंस देना चाहता है, और 342 के अंदर अगर मुल्जम शहादत देता है तो उसके अंदर अगर वो हथकड़ी में है तो उसका ऑन ओथ नहीं स्टेटमेंट होता। अगर वो डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहता है तो फिर सेक्शन 340 है CRPC का, उसके तहत उसको एविडेंस देने का मौका देना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन पता नहीं कैसे भंग पी के सोई हुई थी। मैं कहता हूं माजरत के साथ कि देखें जब ये ट्रायल हो रहा था, मैं एक जज साहब ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1:30 बजे बयान रिकॉर्ड किया और शाम को मैं यही आज कर रहा हूं, ये उसके अपने कौंसल है और प्रोसिक्यूशन उनको अपने वकील दे रही। ये आर्टिकल 10A का तो जनाजा निकाल दिया आपने। तो अपरेंटली ये सारा मैलिस पे मबनी और प्रोसिक्यूशन का फेलियर था। दे वर बैडली फेल टू प्रोड्यूस प्रॉपर एंड एडमिसिबल एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। आप जज साहब के सामने एविडेंस ही नहीं है तो वो जुबानी कलामी सजा सुना दे, ये उनकी जिम्मेदारी करना था।